अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। इतवार का दिन है 5 जून 2022 और बहुत सी चीज़ें आपने देख ली हैं और आपको समझ भी आ जाना चाहिए कि ये मुल्क जो है ये इन माफियाज के चंगुल से बाहर नहीं निकल सकता। ये जाते हैं फिर लौट आते हैं और ताकत के साथ लौट के आते हैं। इस वक्त तैयार है 13 सियासी जमातों का जमघट्टा इस मुल्क पे छाया हुआ है और किसी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। किसी को कोई काम, अगर कोई फौजदारी कार्रवाई भी करनी हो तो नामुमकिन सा काम हो गया है। रैम में कुछ तरामीम हो रही हैं, बहुत अच्छी तरामीम हो रही हैं और उससे मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। आम प्राइवेट आदमी की हद तक जो मामला थे वो दूर होने की ज़रूरत है। मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जावेद इकबाल के दौर में नैब ने बहुत अच्छा काम किया है। रिकवरी रिकॉर्ड हुई, बहुत से केसेस के मंतकी अंजाम आए। और ये जो लोग कहते हैं ना कि सजाई कोई नहीं हुई, और भाई एवन फील्ड का केस बैकग्राउंड पे चला रहा हूं उतना पोर्शन, अल अजीजिया एक में 10 साल और एक में 5 साल सजा हुई है, तो 7 साल सॉरी, और 10-10 साल के लिए नाहली। अब ये नाहली 5 साल पे ले आए, ये ज्यादती है। क्या है जो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस में उसी को सजा होनी है ना। आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं करप्शन करो और बचत पालो। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने करप्शन करनी है पब्लिक ऑफिस होल्डर के हवाले से, तो 10 साल की इन्हें परेशानी क्यों है? वो इसलिए कर रहे हैं ना 5 साल के अब इलेक्शन लड़ लेंगे ना, नवाज शरीफ भी इलेक्शन लड़ लेगा और मरीम नवाज भी इलेक्शन लड़ लेगी, मरीम सफदर भी इलेक्शन लड़ लेगी। तो ये तो मेरा ख्याल है ये अगर कोर्टों में चैलेंज हुई तो इस हद तक। बाकी कई अच्छी प्रोविजंस हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं जिनमें मैं समझता हूँ ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यूएन कन्वेंशन और करप्शन, उसका फर्स्ट पेज और बैकग्राउंड पे आप बुनियादी तौर पर सिग्नेटरी हैं उनके, और ये वाइट कॉलर क्राइम है। सेक्शन 9 में बैकग्राउंड पे दोबारा चला रहा हूँ नैब का, जिसे आपको समझ आना चाहिए नैब है क्या। और ये भी एक कहानी गढ़ी हुई है जी, सजाएं कोई नहीं हुई। 66 सियासतदानों ने जिन्होंने सत्यानाश किया हुआ इस निज़ाम का। हालांकि आप सियासतदान कितने के हैं, बाकी तो वो लोग हैं, सरकारी अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेट हैं जो अरबों रुपए के असासे बनाए हैं, उनसे रिकवरियाँ हुई हैं। लेकिन ये 66 सियासतदानों ने अपनी ज़ात के हवाले से और फिर कई इल्ज़ाम लगा रहे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से। कौन सी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन? अदालत ने कहा, कौन सी अदालत ने कहा? वो तो बेल का एक मैटर है, वहाँ कौन सा टेंटेटिव असेसमेंट होती है? क्या ट्रायल में आकर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन साबित हो चुकी है? नहीं। इनको अगर वाकई समझते हैं केस कोई नहीं है, डे टू डे ट्रायल चलाएं। मैं बार बार कहता हूँ डे टू डे ट्रायल तो चलाते नहीं, भागते हैं। एग्जामिशन दे दें, उम्र भर की एग्जामिशन दे दें, मैं कोर्टों में ना पेश हूँ, या लटकते रहें। और इनका तरीकाकार यही होता है। यही हुआ ना कि वो केस लटका के अब हुकूमत में आ गए हैं। हुकूमत में आके आपके सामने है FI के केस में क्या कर रहे हैं, आपने वो सारा देख लिया कि FI के केस में इन्वेस्टिगेशन अफसर बदले, डॉक्टर रिजवान हार्ट अटैक से फौत हो गया, प्रोसिक्यूटर तब्दील किए। और ये तो भला हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उन्होंने इस मैटर को टेकअप कर लिया, वरना तो ये मास्टर हैं इन सब चीज़ों को चलाने में। हुदैबिया की फिर याद दिलवा देता हूँ। हुदैबिया के केस में भी ये हुआ ना, सेनेटाई अर्जन हुआ और जब इनकी हुकूमत आई तो उससे पहले वो बाकायदा चैलेंज कर दिया गया। 2 मेंबर बेंच ने सुना, डाइसेंटिंग व्यू आया, 1 साल ये फाइल पड़ी रही, फिर लगी और फिर वही आ गया जी। और उसमें इन्हीं का एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसीर भुट्टा साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर हैं, लॉयर्स विंग के, वो पेश हुए। उन्होंने कहा जी कोई ज़रूरत थी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की, ये मिला वाला पुराना खेल है। तो यहाँ भी कोशिश और काविश यही हो रही है। यह मैं क्लियर करता चलूँ, जो असल बात जिस पर गुफ्तगू करनी है, चेयरमैन नैब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बड़ा बेहतर आदमी लगाना चाहिए। आपको सिर्फ एक काम कर दें, आप इसकी बड़ी अच्छी सजेशन मैं देता हूँ आपको। आप अपोजिशन लीडर राजा रियाज करेगा ना, राजा रियाज कौन है? मुस्लिम लीग उनका टिकट ले लें। ये लीडर अपनी मर्जी का बंदा, वो तो जो लिख के ये दे देंगे। आसिफ जरदारी, वैसे तो चेयरमैन नैब का नाम जो नाम है ना वो आसिफ जरदारी ने फाइनल किया। जस्टिस मकबूल बाकर है, आर्टिकल 207 में फिर बैकग्राउंड पे चल रहा हूँ। बाहैसियत जो है ना
साबका जज 2 साल पूरे नहीं हुए, वो तो लग नहीं सकते हैं। और सो कॉल्ड लिबरल एक खासला जो करप्शन को कुछ समझते नहीं, वो तो कहते हैं करप्शन पे बात ही ना करो। भी क्यों ना बात करो? इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है यूएन कन्वेंशन और करप्शन, और इन चीज़ों को अगर सामने रख कर देखें तो इसकी अगर चेयरमैन नैब अपॉइंट करना चाहते हैं मेरिट पे, तो राउफ कमीशन एक इफ्तिखार जैसा कोई दौर में बना था, एक कमीशन बना के 6, 7, 8, 10 लोगों का इंटरव्यू वहाँ पर, वो एक लिस्ट सामने आ जाएगी, और उस लिस्ट को अगर आप सामने रख कर देखेंगे तो आपको बहुत चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ समझ आ जाएंगी, और हमने उन चीज़ों को ज़रा समझना है, देखना है। हम देखेंगे तो हमको बड़ी आसानी से आ जाएगी सामने। यानी उन चीज़ों को मंतकी अंजाम तक ले जाने के लिए ना बहुत सी चीज़ें बड़ी आसानी के लिए कही जाती हैं। तो जब वो कमीशन में से लोग आ जाएंगे ना, 8 आ जाएं, 10 आ जाएं, 6 आ जाएं, उनमें से बैठकर आप नाम चूज़ कर लें। आप नाम चूज़ करें, उनमें से बैठ कर चेयरमैन नैब लगा दें। वैसे तो जैसे जावेद इकबाल भी नवाज शरीफ ने और आसिफ अली ज़रदारी ने मिल के नाम लगाया था ये, कि उन्होंने आके मेरिट पे काम शुरू किया, वो दर्द-ए-सर बन गया इनके लिए। उसके ख़िलाफ़ वीडियोस मौजूद थी, इनका ख्याल था वो डर जाएंगे, लेकिन यहाँ उन्होंने काम किया और एक अरसा जितना अरसा गुजार सकते थे उन्होंने वहाँ गुजारा है, और अब वो घर चले गए हैं। तो यहाँ इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए नैब एक एंटी करप्शन है, वॉच डॉग है, उसको उस तरीके से काम करना है। अगर वो उस तरह करेगा तो हालात ठीक रहेंगे, वरना बड़े मसाइल आप लोगों के सामने ये चलते रहेंगे। मकसद सिर्फ आपको ये है कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। नैब के लॉ को बेहतर करने की ज़रूरत है। 99 में आया था, बड़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, फिर नून लीग, ये सारी जब आई, इनमें से तो किसी ने एक मौका था पूरा चेंज कर देते आप। असफंजात वली केस था बाकायदा का कि बेल की जगह बना दे, नहीं बनाई। अब जब देखा कि खुद फंस गए हैं तो फिर आ गया जी ठीक है, अच्छा है, बेल की गुंजाइश भी आपने नीचे दे दी है। और लेकिन इस पर अब वो जो डे टू डे ट्रायल वाला मसला ना, वो ज़रूर चलना चाहिए। ऐसे लोग जो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हों, तभी इस लॉ की अहमियत सामने रह सकेगी। लेकिन अगर आप उस लॉ को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकती हैं और सुप्रीम कोर्ट उसको स्टक डाउन कर सकती है। अगली तरफ अब जो मामला, जो ऑपरेशन रजीम चेंज का मामला चल रहा है, वहाँ हालात और वाक़यात क्या है। इमरान खान साहब कैलकुलेटेड मूव चल रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं अपना बयानिया बिल्ड करते करते साथ साथ हालात व वाक़यात अपने लिए आसानी के लिए, जहाँ जहाँ जिन बड़े इदारों ने, जिन बड़े जो अहम शख्सियात के हवाले से मामलात वो कोशिश कर रहे हैं सुलह सफाई की, होती है या नहीं होती, ये एक अलहदा इशू है। ये आप समझ सकते हैं कि हालात और वाक़यात कैसे चल सकते हैं, ठीक है ना जी। वो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि ये मामलात क्या उस तरफ जाएंगे, उस तरफ हल होंगे कि नहीं होंगे, ये वो देखने वाली बात है। लेकिन इमरान खान साहब जो कैलकुलेटेड मूव अपने तौर पर लेके चल रहे हैं, गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया जाता है। चलो मैं आज ये भी बता दूं गद्दारी है क्या। मैं आपके सामने आज ज़रा, पहले तो है जी ट्रीज़न होगी, आर्टिकल 6 बैकग्राउंड पे चल रहा है। ये आर्टिकल 6 तब लगता है, उस पर लगता है जो आइन को एब्रोगेट करता है, जो यानी तोड़ना आइन और चीज़ है, वो इसमें तब्दीलियाँ करता है। और ये अमूमन हमारे डिक्टेटर करते हैं, आम बंदा तो इसमें कर नहीं सकता, छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अगर जैसे आप छेड़छाड़ करेंगे तो उसकी हैसियत कोई नहीं, 1 मिनट लगेगा, कोर्टें आप उसको इल्लीगल और अल्ट्रावायलेट डिक्लेयर कर देंगी। दूसरा 124 से चल रहा है ट्रीज़न, जब आप एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट के अगेंस्ट बाई फोर्स या इसका काम करें और ये वफाकी हुकूमत करती है, तो ये इमरान साहब का जो बयान पे ये कह रहे हैं कि वहाँ सेडिशन लग जाएंगी, सेडिशन तो वहाँ भी नहीं लग सकती। मैं 124 से बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। तीसरी जो बात है ना, सेडिशन का मुकदमा बनता था उस वक्त के अपोजिशन जो उन्होंने काम किया, इमरान खान की गवर्नमेंट, चलती हुई गवर्नमेंट को तोड़ने की कोशिश की। वो कुछ आपको बैकग्राउंड पे तस्वीरें और पिक्चर्स और वीडियो चल रही होंगी। जब सिंध हाउस में आए, सिंध हाउस में बैठे, राजा रियाज क्या कह रहा था, नूर आलम क्या कह रहा था, और ऑपरेशन रजीम चेंज के लिए पैसे आए और तोड़े के अपना, और इस गवर्नमेंट को टॉपल करने की कोशिश की। और मैंने बताया था कि ये है वो सेडिशन और बगावत का। इमरान खान ने ऐसा कोई काम नहीं किया। इमरान खान ने जलसे जुलूस होने दिए, इमरान खान ने सारे काम, जो जमहूरी रवैया उन्होंने रखा। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत है ये फाशिस्ट हुकूमत है, ये एहतजाज भी नहीं करने देना चाह रही। और ये अच्छा भी आप, और वो कहाँ गए वो प्यारे अंकल जो महंगाई पे बात नहीं कर रहे थे, जो इस तरह की बातों पे जो चाहते थे कि सारा सिस्टम ठीक हो, सारा सिस्टम ठीक होना। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हालात और वाक़यात किस तरफ चल रहे हैं, किस डगर पे चल रहे हैं, क्या मसाइल हैं, क्या मुश्किलें। और बड़ा मुश्किल है। मैं
वो एक मैंने ट्वीट कर दी है, वो मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ, और वो ज़रा समझने के लिए वो क्या है, मैं अक्सर मुझे वो बहुत पसंद है और मैं अक्सर वो पढ़ता रहता हूँ, अक्सर कई दफ़ा मैं पढ़ता हूँ। मैं इनकलाब पसंदों के एक कबील से हूँ, जो हक़ पे डट गया उस लश्कर कलील से हूँ। मैं यूं ही दस्तो गिरबा नहीं ज़माने से, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ दलील से हूँ। ये वो बातें जो हमें समझनी हैं, जो हमें देखना है और हमें फिर फैसले करने। हमने इस मुल्क को आगे लेके चलना है। इस आईने पाकिस्तान जो एक इमरानी मुआहदा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसको उसकी असल शक्ल में लाना। हमारे यहाँ कोई करप्ट ना बच सके, कोई जालिम ना बच सके, जो इस माशरे में फसाद बर्पा करता है वो ना बच सके, तो ये मुल्क आगे जाएगा। हमें स्टेट्समैन पैदा करने की ज़रूरत है। हम बिल्कुल नहीं चाहते, ना ये कोई चाहता है कि पाकिस्तान की मईशत ऐसी हालत हो जाए कि कल रिकवर ना हो सके। लेकिन जिस तरह ये पॉलिसीज़ लेके चल रहे हैं, इमरान खान की गवर्नमेंट भी तो लेके चल रही थी ना ऑप्शन रजीम चेंज के बाद। क्या ऐसा हुआ? इमरान खान ने तो रिस्क लिया था ना उस गवर्नमेंट ने, तो क्या वजह है? उनकी जो कैलकुलेटर थी, उनके जो फार्मूले थे, उस पर चलते तो हालात और वाक़यात इतने बुरे नहीं होने। लेकिन ये अक्ल चाहिए इस काम को चलाने के लिए। अब तो वज़ीरों के इस्तीफ़े की बातें हो रही है, बहुत से लोगों के इस्तीफ़ों की बात, चूँकि वजह उनके बस में नहीं है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और लेकिन याद रखिएगा, जब हुकूमत हाथ में है, हुकूमत कोई छोड़ता नहीं है। फ़ायदे कितने हैं? आप आराम से हाकिम बने बैठे हैं, जो मर्ज़ी करें, स्याह करें, सफ़ेद करें, ट्रांसफ़र पोस्टिंग इन्होंने कर ली है, मेंबर इलेक्शन कमीशन इन्होंने लगा ले हैं, चेयरमैन नैब ये फाइनल कर चुके, अपोजिशन लेटर जो भी है इस कॉन्टेक्स्ट में। और मैं बैकग्राउंड पे फिर वो दोबारा लेटर लिख देता हूँ जो मैंने स्पीकर नेशनल असेंबली को लिखा है कि जो अपोजिशन लीडर है वो गैर कानूनी और गैर कानूनी तौर पर तैनात, तो इसको हटाया जाए। तो इसके नतीजे में जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो सारी की सारी गलत हैं। यानी कल ये असेंबलियाँ डिज़ोल्व होती हैं तो फिर केयर टेकर सेटअप ये नहीं की मर्ज़ी से आएगा। तो ये तो राजा रियाज के बारे में आप सब लोगों को पता है, और वो जो बात करते हैं ज़रा वो भी सुन लीजिएगा। टीवी पे बैठ के वो क्या बात करते हैं कि मैं इलेक्शन इनका लड़ूंगा, इलेक्शन PMLN के। तो यहाँ से देखें ये अपोजिशन लीडर थोड़ा है, ये तो मजाक है, चपेड़ है। नून लीग ने टिकट का लालच देकर PTI अरकान को लोटा बनवाया। राजा रियाज ने काशिफ अब्बासी को इंटरव्यू में अपना ही भांडा फोड़ दिया। काशिफ अब्बासी ने कहा, आप सौदेबाजी करेंगे तो क्या पैगाम जाएगा? राजा रियाज बोले, सियासत में सौदेबाजी जायज़ होती है। काशिफ अब्बासी ने पूछा, लोटा क्या होता है? राजा रियाज बोले, कम अज कम हम नहीं हैं। तहरीक इंसाफ के टिकट पर फैसलाबाद से इलेक्शन लड़े थे। राज साहब, आप लोगों को यहाँ देख के सिंध हाउस में कुछ हंगम मांगा, कुछ सवाद की याद नहीं आ रही? यहाँ पर अगर आप बैठकर सौदे करेंगे ऑपोजिशन के साथ, सीटें बिकेंगी, क्या पैगाम भेज रहे हैं? आप कोई बदले में दे क्या रहे हैं? टिकट इंशाल्लाह ताला वक्त आने पे लूंगा। मुस्लिम लीग नून से सौदा टिकट के लिए? टिकट के लिए नहीं किया। ये आपने कहा मैं टिकट लूंगा। मैं कह रहा हूँ टिकट इस गारंटी के बगैर आप देते वोट इमरान खान से? मैं इमरान खान से मेरा इख्तिलाफ। अगर टिकट कंफर्म ना करते, शर्त लगाने को तैयार हूँ, आप भी इनको ना छोड़ रहे। टिकट इंशाल्लाह ताला वक्त आने पे लूंगा। मुस्लिम लीग नून से। हॉर्स ट्रेडिंग ही हो रही है। कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, लोग अपनी ज़मीर के मुताबिक आ रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस इनके हक में जा रहे हैं, उनसे आगे टिकट मांग रहे हैं। डील यही हुई है। जो लोग कुछ बैठे हैं वो भी टिकट कह रहे हैं कि अगर हम टिकट दें तो वो आने के लिए तैयार है। सौदाबाजी कह ले, सियासत में हर चीज तय होती है। नोटा क्यों होता है सियासत? हम नहीं है कम अज कम। आपके सामने सारी चीज़ें रखती हैं। हाँ, मुझे याद आया, अब मैं हाँ इसमें वो कुछ बोल नहीं, उस पर मैंने प्रोग्राम पे जो गुफ्तगू की थी वो रह गई थी। ज़रा कुछ अगर रिकॉर्ड पे रह रही थी, मेरा नुक्ता नज़र क्या है ज़रा वो देखिए। आपको क्या समझ आई है? बहुत शुक्रिया समी साहब। अच्छा, एक तो मैं बता दूं कि मैंने तो मलिक साहब के वो ट्वीट देखे हैं जो मलिक साहब से तरफ से बाकायदा ट्वीट हुए थे, और मेरी आप कह सकते हैं मेरी मुलाकात भी रही उनके साथ इस सिलसिले में। उन्होंने तो बिल्कुल टोटल डिनाई किया इस सारी बात को, और इसमें सच्चाई नहीं है। आप जो भी मर्जी कहना चाहें, ये इमरान खान साहब की ज़ात को अब समझ कुछ नहीं आ रहा ना। आपको पता है इसका ऑडियो वीडियो लीक्स का अभी खेल शुरू होने वाला है, और बहुत जल्दी एक तरफ को लेकर जाएगा। इमरान खान साहब जो कि स्टैंड ले चुके हैं, अब उन्हें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ेंगे तो तभी मामला खत्म हो गए। यानी इस तरह बैठ के तो मामला नहीं हो सकते, और जिस तरह वो तेजी से आगे चल रहे हैं वो आप देखिए। जहां तक मरियम नवाज साहबा के हवाले से बात है, अभी आप सब सिंपल सा देख लीजिएगा। मैं नहीं बताना चाहता, मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई चैनल्स के हवाले से। आप इतनी महंगाई बढ़ गई है, आपने कहीं सुना टीवी चैनल्स के ऊपर चीखें निकली आपको किसी की? आपने वही मेरे प्यारे एंकर्स वगैरह के हवाले से कोई बात आपने सुनी?
आखिर क्या हो रहा है ये? वो मैनेज ही तो हो रहा है ना, यही तो कहा है। अब पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ी हैं, यहाँ शोर डाल दिया था, यहाँ शोर मच गया था, और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को गिराने का यही सबब थे ना कि कीमतें बढ़ गई हैं, महंगाई ज्यादा हो गई है। वो तो इस यहाँ तो अब उससे दुगनी चीजें सारी सामने आ चुकी हैं। लेकिन कोई बात नहीं कर रहा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कोई बंदा बोल नहीं रहा, बिल्कुल साइलेंस है, एक पिन ड्रॉप साइलेंस है। और ये इमरान खान बड़ा राइटली ये सवाल उठाते हैं कि जब हमारे ज़माने में थोड़ी सी कीमत बढ़ती थी तो ये पूरे के पूरे सब शुरू हो जाते थे, लोगों के वॉक्स पॉप्स, इंटरव्यूज़ के कहानी, बयानबाजी। और अभी जिस तरीके से इकॉनमी नीचे जा रही है, रुपया हमारा जिस तरीके से मुतासर है, और जैसे एक महंगाई का मज़ीद तूफ़ान आने वाला है, लेकिन कोई हमें चैनल इस पर बात सच सुन ले फिर मेरे से, ये सब ऑपरेशन चेंज रजीम का हिस्सा है। आपको पता है इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में कुछ लोग वहां गए, फिर उसको जिस तरह प्रमोट किया गया, ये उसकी अब तीसरी केस शुरू हो चुकी है। अच्छा, मेंबर इलेक्शन कमीशन अपॉइंट होना, नैब के कवानीन या बाकी चीजों में तब्दीलियां, ये उस ऑपरेशन रजीम चेंज का एक पैकेज है, ये ज़हन में रख लें आप। और वो कैसे, वो हमारे एक दोस्त है, एक चैनल के मालिक, वो आसिफ जरदारी साहब के बहुत करीब है। ये नाम जो आप बता रहे हैं ना, मकबूल बाकर साहब का, जस्टिस से रिटायर ही उन्हीं ने दिया, और ये नाम फाइनल हो गया। मेरे पास इतला बड़ी बात है, ये रात का फाइनल हो चुका है, रात ही को मैंने ट्वीट कर दिया, मैं चैलेंज कर रहा हूं इसको, आर्टिकल 207 को सामने रखते हुए 2 साल तक तो आप आ नहीं सकते। ये कौन सा कोई जुडिशियल ऑफिस है, ये कौन सा कोई इलेक्शन कमीशन है जो आप तैनात कर दिए जाए। और अगली मैं बात भी आपके सामने रखता हूँ कि राजा रियाज की बतौर अपोजिशन लीडर में जो तैनाती है वो मैं चैलेंज करने लगा हूँ। 3 रीजन है उसके। पहली तो बात है कि असेंबली के अंदर अभी तक इस्तीफे मंजूर ही नहीं हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफे मंजूर होते तो ये अपोजिशन। अच्छा, अपोजिशन क्या है? राजा रियाज। अच्छा, राजा रियाज कौन है? सिंध हाउस में जो कुछ कहा, और वो कमाल की बात है, एक ऐसा अपोजिशन लीडर जो इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में वजीर आजम की जो मौजूदा वजीर आजम है उसकी सियासी जमात से कैंडिडेट है, वो खुद मुंह से कहा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और फिर तीसरी जो बात बड़ी अहम है कि जब अपोजिशन के अंदर एक बंदे के बारे में जब इलेक्शन कमीशन में ये मामला सारे के सबूत सारे आ गए, अपील फाइल हो रही है, अपील भी सारा कुछ सामने आ जाएगा, तो ये सारा शैम प्रोसेस का मकसद ऑपरेशन चेंज रजीम में चले जाएं। पहले आप, मैं कह चुका हूँ कि उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग ये काम करना है, उन्होंने मेंबर इलेक्शन कमीशन लगाने हैं, वो लागे, उन्होंने चेयरमैन नैब लगाना है, वो भी तकरीबन फाइनल होगा। उन्होंने इससे आगे भी जो केयर टेकर सेटअप अगर बहुत जोर पड़ता है, अभी फिलहाल हालात ऐसे नहीं नजर आ रहे मुझे, सारे एक पेज पे नजर नहीं आ रहे हैं। इमरान खान साहब के हवाले से मैं अच्छे हालात नहीं देख रहा, वहाँ किसी कॉर्नर पे क्या हालात और वाकयात है वो आने वाले दिनों में आ जाएंगे। इमरान खान साहब को जो भी स्टैंड लेना है वो सख्त स्टैंड लेना पड़ेगा। आपके सामने है, मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन कुछ आपने चीजें देखी हैं, गुजरांवाले के जलसे वगैरह जो साथ में नाम लेते रहे हैं वो लोग, आज कहाँ है? कोई पर्चा दर्ज हुआ? आपने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की, आप भुगते फिर रहे हैं पर्चे। साबिर शाकिर ने जो कुछ किया पर्चे भुगता फिर रहा है। जो किया, बताएं, वो यहाँ पे मार्च तो लेकर आए थे, उस मार्च के साथ जो हशर हुआ है वो हमारे सामने है, इस तरह का कोई और आप कहते हैं कि सख्त स्टैंड लें? बड़ा वैलिड सवाल है अलीना का, लेकिन एक ब्रेक मुझे लेनी है क्योंकि पीछे प्रोड्यूसर साहब। समी साहब, जब आर्टिकल 175 की पहली शेप थी ना, उसके बाद जैसे ये तैनात हुआ 175A की जो ये शक्ल आई है ना, कि जिसमें हुकूमत वक्त को भी वो हिस्सा दे दिया गया, उसने काफी नुकसान पहुंचाया इस निज़ाम को, मैं समझता हूँ। और यहाँ जो बात आप कह रहे हैं, मेरे पास भी इतला यही है, और वो बाकायदा एक कोशिश की जा रही है, एक काविश की जा रही है कि ये आपको 2007, मैं तो 2007 की लॉयर्स मूवमेंट से कुछ चीजें जानता हूँ, और वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ चीजें जा रही हैं। जो ऑपरेशन रजीम को आप आज का हिस्सा ना समझिएगा, ये यकीनन इम्प्लीमेंट आज आके हो रहा है, लेकिन ये 2007 से मामला चल रहे हैं, और अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें उस तरफ चल रही हैं कि हम टोटल गुलाम बन जाएंगे। और उसके लिए क्या कुछ होगा वो इशारों में मैं बता रहा हूँ आपको। और ये तैनातियां बहुत अहम अमल है इस हवाले से। यहाँ तैनातियां मेरिट पे और बड़ी, और ये जो एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है ना कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल रखा जाएगा, वो ऑलरेडी शेटलॉन्ग अपना तय हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के जज की तैनाती के लिए सीनियरिटी का प्रिंसिपल का इतलाक इसलिए हो सकता कि वो बिल्कुल एक फ्रेश अपॉइंटमेंट है,
5 साल का आपका हाईकोर्ट के जज पर तजर्बा होना चाहिए। आपके उसका सीनियरिटी सुप्रीम कोर्ट से कोई ताल्लुक है, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की तैनाती होनी है सीनियरिटी तो आपकी वहां से शुरू होनी है। तो ये एक और तारीखी तौर पर अगर देखें तो आप ये समझ लें तकरीबन 95% तैनातियां आज भी सीनियरिटी के प्रिंसिपल को तोड़कर हुई हैं। रिसेंट से आप तैनातियां भी सारी आप देख लें वो सीनियरिटी से अलहदा हुई हैं। अब ये सीनियरिटी का एक बेस बनाकर और मैं जस्टिस काजी फाइज साहब का स्टेज के ऊपर जो खत है ना, मैं भी उसको बड़ी अहमियत देता हूँ। और उस खत के अंदर जिस तरह वो आके फिर लीक हुआ, टीवी चैनल्स पे चला और उसमें कई ऐसे नुकात जो ऐसी बातें की गई मेरी समझ से बाहर है। वो ठीक है, रेफरेंस इनके अगेंस्ट फाइल हुआ था, मगर वो अभी तक भी वो खत लिखते हुए वो बायस्ड उनका जो है ना वो झलक नजर आ रही है कि वो शायद इन्हें, और लेकिन इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने उनका एक मामला तो पड़ा हुआ है ना, वो रेफरेंस जो एविडेंस सारी एक चले उस रिपोर्ट को छोड़ दें एफपीआर को, लेकिन बाकी ये तो अजहर सदीक साहब ये तो आप एक सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरनल इशू है उसके हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन जो हुकूमत दबाव डाल रही है इस वक्त और चाह रही है कि जो उनके हुकूमती लोगों से जब हमारी बात होती है तो वो कहते हैं कि बहुत जल्द हम ये अपना टारगेट अचीव करेंगे, तो ये तो फिर एक हुकूमत की ब्लैकमेलिंग है ना। इदारा तो रजिस्ट कर रहा है, अदारा जो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल वो तो कानून और आइन के मुताबिक चीज़ें करना चाहते हैं, ना वो किसी दबाव में आ रहे हैं ना वो किसी प्रेशर में आ रहे हैं। हमने देखा कि ये कंटेम्प्ट का ऑर्डर लेने की इन्होंने कोशिश की इमरान खान के खिलाफ, बट बिल्कुल उमर अता बंदयाल साहब ने ये वाजे किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अदालत का कोई काम नहीं है कि वो पॉलिटिक्स में जाए और कोई रिमार्क्स पास करे और आप अपना एक ट्रस्ट डेवलप करें। तो उस अदालत को इस वक्त एक तरह से उन पर प्रेशर डालने की तो कोशिश की जा रही है। मैं इस पे चाह रहा हूं कि आपकी बात हो। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, इनकी अपनी जब ये ऑपरेशन रजीम चेंज का जब ये हिस्सा चला था तो उसमें कई चीजें तयशुदा हैं और उसके मुताबिक ही अभी तक तो चेस बोर्ड पे मैं वो सारी चीजें देख रहा हूँ। यानी अटॉर्नी जनरल और पहले क्या होता था जब पीछे जब गवर्नमेंट थी तो वो अक्सरियत जो थी ना वोटिंग सुप्रीम अपना जुडिशल कमीशन के अंदर वो अटॉर्नी जनरल और मिनिस्टर ऑफ लॉ की वजह से वो अपना फेवरेबल इस कॉन्टेक्स्ट में थी कि वो कानून और आइन के हटा रहे थे। अब यहाँ चूंकि ये पसंद और नापसंद के हवाले से तैनातियां जा रहे हैं और उसी चीज को सामने रखते वन वे और दी अदर अपना सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर डाल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से चाह रहे हैं जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का जो एजेंडा है, जो ये अपने लिए रिलीफ चाहते हैं, जो ये पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उसको सैबोटाज करना चाहते हैं ताकि ये वो सब कुछ ये कर सकें। हमारे साथ ही रहिए अजहर सदीक साहब। मैं ज़फ़र हिलाली साहब की तरफ जाऊंगा। जी आपने वो सारा देख लिया, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।